हिमालय। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक बुलावा है, एक ऐसी पुकार जो शहर के शोर में कहीं दब जाती है। लेकिन जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे नहीं दिखते, तब यह आवाज दिल के किसी कोने से धीरे से आती है। यह कहती है, चलो मेरे पास आओ। कुछ लोग इसे सुनते हैं, कुछ अनसुना कर देते हैं। मैं उन लोगों में से था जो इस आवाज को और अनदेखा नहीं कर सकता था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो, और जब हिमालय बुलाए तो जाना ही पड़ता है। इस बार यह बुलावा कश्मीर की वादियों से आया था, जन्नत से, जिसके किस्से हमने सिर्फ किताबों में पढ़े थे या फिल्मों में देखे थे। एक सुबह मैंने अपने ऑफिस के दोस्त समीर को फोन किया। कश्मीर चलेगा, कैंपिंग करेंगे। बस हम, हमारा टेंट और हिमालय की अनंत खामोशी। पहाड़ों का बुलावा जितना रोमांटिक लगता है, उसकी तैयारी उतनी ही जरूरी होती है। शहर में रहने की आदत हमें इतना आराम पसंद बना देती है कि हम भूल जाते हैं कि कुदरत के पास कोई स्विच नहीं होता। इसलिए हमारा सबसे पहला काम था एक डिटेल्ड लिस्ट बनाना। पैकिंग का सबसे बड़ा रूल है जरूरत और शौक का फर्क। 3 टी-शर्ट्स काफी हैं या 5 ले जानी है? एक अच्छा वाटरप्रूफ टेंट, एक स्लीपिंग बैग जो -डिग्री में भी गर्माहट दे, एक छोटा सा गैस स्टोव और कुछ बर्तन। सेहत की तैयारी भी उतनी ही जरूरी थी। पहाड़ों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए हमने सफर से कुछ हफ्ते पहले ही सुबह दौड़ना शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर से भी सलाह ली। उन्होंने कुछ जरूरी दवाइयों के नाम बताए जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने में मदद करती है। आखिरी चीज थी मानसिक तैयारी। क्या हम इसके लिए तैयार थे? हम दोनों ने एक दूसरे से यह सवाल पूछा और जवाब था हां, हम तैयार थे। अपनी पोटली बांधे, दिल में थोड़ा डर और ढेर सारा उत्साह लिए। यह सफर एक फिजिकल जर्नी से ज्यादा एक मेंटल जर्नी होने वाला था। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो हवा में एक अलग सी ठंडक थी। यह दिल्ली की पॉल्यूशन वाली हवा नहीं थी। यह साफ थी, ताजी थी, जैसे सीधे जन्नत से आ रही हो। शहर से पहाड़ों तक का सफर एक शेयर्ड टैक्सी में शुरू हुआ। टैक्सी का ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी जिनका नाम बशीर चचा था, अपने आप में कश्मीर की एक चलती फिरती किताब था। वो रास्ते भर हमें वादियों के किस्से सुनाते रहे। वो बताते कि कैसे हर पहाड़ का एक नाम है, हर नदी की एक कहानी है। बशीर चचा ने गाड़ी एक जगह रोकी और कहा, साहब, कश्मीरी कहवा पियोगे? मिट्टी के कुल्हड़ में गरम कहवा, जिसमें केसर पड़े थे, बादाम पड़े थे। पीते ही शरीर में एक नई गर्माहट आ गई। यह सिर्फ एक चाय नहीं थी, यह कश्मीर का प्यार था जो हमारे अंदर उतर रहा था। पहलगाम से अरू वैली तक का रास्ता थोड़ा कच्चा और मुश्किल था। नदी का पानी इतना साफ था कि उसके नीचे के पत्थर साफ दिख रहे थे। यहां कुदरत ने अपने सारे रंग बिखेर दिए थे। अरू वैली पहुंचकर गाड़ी रुक गई। हमारे सामने एक विशाल हरी भरी घाटी थी, जिसके चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे। अरू वैली से हमने पैदल चलना शुरू किया और रास्ते में जहां शाम हो जाए वहां अपना कैंप लगा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ने लगी। हर 10 कदम चलने के बाद रुककर सांस लेनी पड़ती। यही पहाड़ों का पहला सबक था। वो आपको आपकी हद बताते हैं। रास्ते में हमें कुछ गुज्जर बक्करवाल मिले। शाम होने से पहले हमें एक सही जगह ढूंढनी थी। जगह समतल होनी चाहिए, पानी का स्रोत पास में होना चाहिए, नदी, चश्मा। जगह तेज हवा से थोड़ी बची हुई हो, नदी से थोड़ी ऊंचाई पर पेड़ों के पास एक छोटा समतल मैदान था। हम समझ गए, आज रात के लिए यही हमारा घर है। समीर ने रक्सैक से टेंट निकाला। मैं जमीन साफ करने लगा। टेंट के पोल्स को जोड़ना, उन्हें फैब्रिक में डालना, पेग्स को जमीन में गाड़ कर टेंट को कसना। धीरे धीरे हमारा नीला घर खड़ा हो गया। उस छोटे से टेंट को वहां खड़ा देखकर अजीब सी खुशी हुई। स्लीपिंग बैग्स और मैट्स को अंदर बिछाना। अब हमारा छोटा आशियाना तैयार था। खुली घाटी में अपने छोटे घर के सामने बैठकर ऐसा लगा जैसे हमने जंग जीत ली हो। कैंप लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है शाम का वक्त। दिन भर की थकान के बाद जब आप आराम से बैठते हैं तो वक्त जैसे ठहर जाता है। शहर में शाम का मतलब होता है ट्रैफिक, टीवी का शोर, मोबाइल की स्क्रीन। यहां शाम का मतलब था आग जलाने की तैयारी। जब आग की पहली लपटें ऊपर उठी तो अंधेरे में एक रोशनी हो गई। खाना बनाना यहां एक एडवेंचर था। इंस्टेंट नूडल्स, सूप। गैस स्टोव पर जब पानी उबलने की आवाज आती तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत लगता। हमने गरम गरम टोमेटो सूप बनाया। एक ही कप से बारी बारी से सूप पीना। उस सूप का स्वाद किसी 5 स्टार होटल के सूप से लाख गुना बेहतर था। खाने के बाद हम बस आग के पास बैठे रहे।
आग के चटकने की आवाज, दूर बहती नदी का शोर और हवा की सरसराहट। धीरे धीरे हमने बातें शुरू की। हम बचपन की बातें कर रहे थे, स्कूल के किस्से, पुराने दोस्त, पहला क्रश। उस आग ने सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी रूह को भी गर्माहट दी थी। रात गहरी हो रही थी। पहाड़ों में रात शहर की रात जैसी नहीं होती। शहर में रात का मतलब अंधेरा होता है, जो सड़क की लाइटों से थोड़ा कम हो जाता है। पहाड़ों में रात का मतलब होता है तारों से भरा आसमान। जब हम खाना खाकर आग बुझाने के बाद अपने टेंट से बाहर निकले और ऊपर देखा, तो एक पल के लिए हमारी सांसें रुक गईं। ऐसा आसमान हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लाखों तारे, करोड़ों तारे, इतने साफ, इतने चमकीले, जैसे किसी ने काले कैनवस पर हीरे जड़ दिए हो। मिल्की वे, आकाशगंगा एक सफेद धुंधली पट्टी की तरह साफ दिख रही थी। हम बस जमीन पर लेट गए और उस आसमान को देखते रहे। हम शूटिंग स्टार्स टूटते तारों को गिनते रहे। हर 2 मिनट में एक तारा टूटता और हम बच्चों की तरह चिल्ला उठते। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी प्लैनेटेरियम में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के बिल्कुल बीच में बैठे हैं। यह एहसास आपको बहुत छोटा महसूस कराता है। आपको एहसास होता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप एक धूल के कण से भी छोटे हैं। उस रात, उस छोटे से टेंट में, हिमालय की गोद में, मुझे ऐसी नींद आई जैसी बरसों से नहीं आई थी। सुबह जब आंख खुली तो शरीर में एक नई ताजगी थी। अगले दिन सुबह जब हम चाय पी रहे थे, तो हमने देखा कि एक आदमी अपनी भेड़ों के झुंड के साथ हमारी तरफ आ रहा है। वो एक गुज्जर बक्करवाल था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। सब ठीक है बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं हुई रात में? हमने उन्हें चाय के लिए पूछा। वो हमारे पास बैठ गए। उनका नाम गुलाम नबी था। वो उन पहाड़ों में ही पैदा हुए थे और उनकी पूरी जिंदगी उन्हीं वादियों में गुजरी थी। वो मौसम के मिजाज को पहचानना जानते थे। वो बताते कि जब बादल इस तरह से पहाड़ के पीछे इकट्ठा हो तो बारिश होने वाली है। ये उनकी किताबी नॉलेज नहीं थी, यह सदियों का अनुभव था जो उन्हें अपने पुरखों से मिला था। उन्होंने हमें बताया कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पोटली से एक रोटी निकाली, मोटी सी बाजरे की रोटी, और उसके साथ थोड़ा सा नमकीन पनीर। उन्होंने वो रोटी तोड़कर हमारी तरफ बढ़ाई। ये खाओ, ताकत आएगी। लेकिन जब हमने वो रोटी खाई तो उसका स्वाद लाजवाब था। बदले में हमने उन्हें अपने बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स दिए। वो बच्चों की तरह खुश हो गए। जब गुलाम नबी जाने लगे तो हमने उनसे पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है। जाते जाते वो बोले, पहाड़ में कभी जल्दी मत करना, धीरे धीरे चलना, पहाड़ इज्जत मांगता है। गुलाम नबी की बात सच साबित हुई। अगले दिन दोपहर तक आसमान में काले बादल घिरने लगे। हवा तेज हो गई और ठंड एकदम से बढ़ गई। हम उस वक्त एक खुली घाटी से गुजर रहे थे, जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो जल्द ही तेज बारिश में बदल गई। हमने जल्दी से अपने रक्सैक पर वाटरप्रूफ कवर चढ़ाया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में हम बुरी तरह भीग गए। रास्ता चिकना हो गया था और चलना मुश्किल हो रहा था। हमने आसपास देखा। दूर एक बड़ी सी चट्टान दिखी, जिसके नीचे थोड़ी सी जगह थी। हम दौड़कर उस चट्टान के नीचे जा खड़े हुए। यह एक छोटी सी गुफा जैसी थी, जो हमें बारिश से बचा रही थी। हमारे कपड़े गीले थे और ठंड से हमारे दांत कटकटा रहे थे। एक पल के लिए डर लगा। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने रक्सैक से एक एनर्जी बार निकाली और मुझे दी। हम चुपचाप बैठे बारिश को देखते रहे। उस वक्त हमें गुलाम नबी की बात याद आई, पहाड़ इज्जत मांगता है, हमें सब्र करना सीखना होगा। लगभग 1 घंटे बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। हमने एक मुश्किल का सामना किया था और उससे जीत कर निकले थे। यह एहसास हमें और मजबूत बना रहा था। 5 दिन बाद जब हम वापस अरू वैली की तरफ लौट रहे थे, तो हम वही लोग नहीं थे जो यहां आए थे। हमारे चेहरे पर धूप और हवा ने अपना निशान छोड़ दिया था। हमारे शरीर थके हुए थे, लेकिन हमारे मन में एक अजीब सी शांति थी। यह 5 दिन हमने बिना मोबाइल नेटवर्क, बिना इंटरनेट, बिना शहर के शोर के गुजारे थे। इन 5 दिनों में हमने खुद से बातें की थीं। हमने सीखा था कि खुशी छोटी छोटी चीजों में है। गरम चाय के एक कप में, आग की गर्माहट में, एक अनजाने शख्स की मुस्कान में। शहर लौटने का सफर चुपचाप गुजरा। हम दोनों खिड़की से बाहर उन पहाड़ों को देख रहे थे जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे। लेकिन क्या हम सच में उन्हें पीछे छोड़ आए थे? नहीं, वो पहाड़ अब हमारे अंदर बस गए थे। जब हम शहर वापस लौटे तो वही शोर, वही भीड़, वही भाग दौड़ थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हमारे अंदर कुछ बदल गया था। जब भी मन बेचैन होता,
हम आंखें बंद करते और उस वादी में पहुंच जाते। कश्मीर में कैंपिंग का यह अनुभव सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप नहीं था, यह एक थेरेपी थी, एक ऐसी थेरेपी जो हमारी रूह को साफ कराई थी। और मैं जानता हूं कि मैं उस बुलावे पर फिर जाऊंगा, जल्द ही।